ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖੀ ਧੱਫੇ ਵੱਜਦੇ ਪਟੀਨ ਖਾਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਦੇਹਾਂ ਪਲੀਆਂ। Alright everyone, and now we are starting part 2 projectile motion. और पार्ट 2 प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2.4p होना चाहिए। यस, स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 में हम कुछ और बहुत बेसिक डिटेल देखने वाले हैं। मैं इसको सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ आपके सामने, क्योंकि मुझे इसी डायग्राम को दोबारा यूज़ करना होगा। ऑलराइट, सो अब तक हमने जो बातें कर ली हैं वो आप पीछे जाके देख सकते हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा। ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग का यही फ़ायदा है, ठीक है। और मेरा वॉच टाइम भी बढ़ेगा। जस्ट किडिंग, आप समझें, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखें, हमने अब जो बात करनी है सेकंड पार्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता रहेगा, अब मैं आपको 1 बाय 1 इसका स्टेप दिखाऊंगा। लेट्स सपोज ये एक और पॉइंट है, और फिर थोड़ी देर के बाद इसका पॉइंट यहाँ पहुँचता है, और फिर थोड़ी देर के बाद ये बॉल यहाँ पहुँचती है एपेक्स पे, सही। और फिर थोड़ी देर के बाद ये बॉल यहाँ पहुँचती है। एक दफ़ा ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको समझते रहेंगे। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ इट रीचेज एट पी। अब अगर आप नोटिस करें तो इसका पैटर्न क्या होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात समझ लें कि इसका जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जैसे हमने कहा, अब मैं आपको ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ। पहले मैंने आपको फैक्चुअल स्टेटमेंट दे दी जो आपको याद कर लेनी है। ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह पर सेम रहने वाला है, ठीक है। इनफैक्ट मैं ज़रा इसको अलहदा करके ये इसके नीचे वाली साइड मिटा दी ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये इसका कंपोनेंट हर जगह पर सेम रहने वाला है, नो मैटर व्हाट, ठीक है। चूँकि हमने शुरू में ही जो एयर रेजिस्टेंस है उसको नेग्लिजिबल कंसिडर कर लिया, तो ये यहाँ पर भी कांस्टेंट है, ये आपका हर जगह पे कांस्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर भी ये कांस्टेंट होगा, इनफैक्ट एपेक्स पे भी कांस्टेंट होगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर आपने तो कहा था कि एपेक्स पे यानी कि मैक्सिमम हाइट पे स्पीड ज़ीरो हो जाती है या वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो भाई हॉरिजॉन्टल ज़ीरो नहीं होती, हॉरिजॉन्टल एज इट इज़ रहती है, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे, और इनफैक्ट यहाँ पर भी वैसे। ये वो पॉइंट है जब इसने अभी हिट नहीं किया ग्राउंड को, जस्ट अबाउट टू हिट द ग्राउंड। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये ग्राउंड से ऊपर उठ चुका है। अगर मैं ग्राउंड का कलर कोई देता हूँ, लेट्स सपोज दिस इज द कलर ऑफ द ग्राउंड, तो ये हम वो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे ये ग्राउंड से अभी उठा है, और ये हमने थोड़ा सा नीचे बना लिया है। तो दिस शुड हैव बीन टेक्निकली थोड़ा सा ऊपर, यहाँ बिल्कुल से मैच करना चाहिए। या तो ये ग्राउंड को हिट करने वाला है, अभी ग्राउंड को इसने हिट किया नहीं है, सही है। तो ये इसकी v cos थीटा जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हर पॉइंट पे सेम रहने वाला है। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट विल हैपन टू v sin थीटा। भाई v sin थीटा हर पॉइंट पे चेंज होता रहेगा। यहाँ पर आके ये पहले से कम हो जाएगा, और अब लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को शो करिए, राइट। सो दिस इज v sin थीटा विच इज डिक्रीजिंग बाय एवरी पॉइंट। और इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाकर विद अ फैक्टर ऑफ ग्रेविटी 9.8 डीसेलरेशन, आप अगर आपको टाइम पता है कि यहाँ पर कितनी देर में पहुँचा है, और वो फैक्टर्स हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं, हम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी कम होगी, कितनी कम होगी। एंड इवेंचुअली यहाँ पर इसकी वेलोसिटी वी वाई, जिसको आप वी वर्टिकल भी मानते हैं, वी वाई या v vertical would be 0। यहाँ पर आपके पास वर्टिकल वेलोसिटी होगी नहीं, और फिर आपकी वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू होगी फ्रॉम दिस पॉइंट, v sin थीटा,
और ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी यहाँ पर। और अब हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर आके पॉइंट बी पर आके इट विल बी एग्जैक्टली सेम एज वट एवर वॉज हियर। जितनी यहाँ पर थी उतनी हो जाएगी, सिर्फ इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। बाकी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इट विल बी एग्जैक्टली द सेम। बाकी मैं एक काम करता हूँ, इस पूरी डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ और मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज ना करना पड़े। Yeah, that's nice. सिर्फ इसकी एरो की डायरेक्शन चेंज होने वाली है, that's it. बाकी ये एज इट इज उतनी ही रहेगी। दिस एरो won't be here, in fact downwards. ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को दोबारा कॉपी कर लूँ फॉर माई नेक्स्ट, क्योंकि ये डायग्राम मुझे बार बार व्हेनेवर आई एम टीचिंग इन क्लास ये डायग्राम हम बार बार बनाते हैं क्योंकि इसके अंदर काफ़ी डिटेल है। और एक ही डायग्राम पे अगर सब चीज़ें बना दी जाएँ तो बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें आ जाती है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो नोट कर लें। नंबर 1, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी जो भी वेलोसिटी है एट ए, अब मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ, कंपोनेंट नहीं बोल रहा, वो एग्जैक्टली सेम होगी एट बी। बी क्या है? ये वाला पॉइंट, ठीक है। मैं इसको हाईलाइटर से बताता हूँ। ये पॉइंट जो आपका ए है, जहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुआ है, जब ये इसके बिल्कुल सामने पहुँचेगा तो बी पर भी इसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम होगी। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। तभी देखें आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी सेम है और आपका वर्टिकल कंपोनेंट भी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड सेम है। अगर आप उसका पाइथागोरस लेंगे तो आपको सेम हाइपोटेन्यूज मिलेगा दोनों साइड पर। तो अगर ये आपका वी ए है तो ये आपका वी बी होगा और ये दोनों सेम होंगे। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो वी ओ है, कौन सी वेलोसिटी? यहाँ वाली एपेक्स पे। इस पे मैं जो मेन वेलोसिटी है, मैं भी हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहा, मैं वर्टिकल की बात नहीं कर रहा, ये बराबर होगी वी एच के, जो कि किसके इक्वल है? जो कि इक्वल है वी कॉस थीटा। यानी कि एट पॉइंट ओ आपकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी, ये बात याद रखें। आपकी वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगी। तो इसलिए आपका सारे का सारा फैक्टर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगा। वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो, वो वाला कंपोनेंट ही ख़त्म हो गया, ठीक है। ओके, अब जो बात मैं करने वाला हूँ ये इस टॉपिक की बात है। ये बहुत बड़ा हिंट है। मेजॉरिटी टेक्निकल क्वेश्चंस इन्हीं में फंसते हैं और वो बहुत काउंटर इंट्यूटिव भी हो सकता है आप लोगों के लिए। अगर आप इस जर्नी को गौर से देखें, इसमें मुख्तलिफ जर्नीज़ हैं। एक ए टू ओ है, दूसरा ओ टू बी है, राइट। एक कम्प्लीटली ए टू बी है। इस जर्नी को यूजुअली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ए टू ओ एंड ओ टू बी। मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ज़रा गौर से समझिएगा कि जो टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है ए से ओ के लिए, वो इक्वल है, सेम है फॉर टाइम ड्यूरेशन ओ टू ए, ओ टू बी। मैं फिर आपको रिपीट करके दिखाता हूँ कि जितना टाइम ये ए से ओ में जाने में लगाएगा, ये उतना ही टाइम ओ से बी में जाने में लगाएगा। ये अंडरस्टूड है और आप ये क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए सपोज कर सकते हैं। बट सिर्फ इतना ही नहीं, ये और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये इक्वल होगा किसके? फ्रॉम टाइम इवन ओ टू सी जी। ये अब बड़ी काउंटर इंट्यूटिव बात है। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को सिंपल हाइट से ड्रॉप करें ओ टू सी, तो वो उतना ही टाइम लेगी। बल्कि इसको मैं आपको अलग से दिखाता हूँ ड्राइंग, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। ये बात जो मैं अब करने वाला हूँ आपसे, ये शदीद काउंटर इंट्यूटिव है। काउंटर इंट्यूटिव क्या है?
यानी कि हमारा माइंड अगर कॉमन सेंस जिसे आप कहते हैं वो पहले उसको मानेगी नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप करके देखेंगे विदाउट एयर रेजिस्टेंस किसी भारी चीज़ को इस तरह फेंकेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली ऐसा ही होता है। ठीक है, क्या होता है मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, गौर से देखिएगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप करें, सिर्फ ड्रॉप करें एक हाइट से, और वो नीचे गिरे, या दूसरी ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रही है नीचे और एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एयर रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल है तो यहाँ से यहाँ गिरते हुए और यहाँ से यहाँ जाते हुए, या यहाँ से यहाँ गिरते हुए और यहाँ से यहाँ जाते हुए टाइम सेम होगा। टाइम सेम होगा। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो फिर आप फ़ौरन इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है, फर्स्ट टाइम यू आर लिसनिंग टू दिस बिकॉज ऑफ वट एवर रीज़न, तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है। ये टाइम और ये टाइम सेम, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको यूज़ होगी इन क्वेश्चंस के अंदर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि टाइम ए ओ बी एंड ओ सी आर सेम। और अब हैरान कुन तौर पे एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड दैट इज दैट द टाइम इवन ए टू सी विल बी कंसिडर्ड एज सेम, क्योंकि ये उसी जर्नी का पार्ट है। तो जब आप हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ कैलकुलेट करने जा रहे होंगे तो आपको इस टाइम को भी सेम कंसिडर करना है जी, सेम कंसिडर करना है। तो इवन टाइम फॉर ए टू सी will be same as time for C to B। C to B यानी कि ये जो नेक्स्ट पार्ट का टाइम है ये भी सेम है। और ये वो की है जो बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करती है हमारे लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये टाइम अगर आप एजम्पशन सही कर लेंगे तो इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं जब मैं दिखाऊंगा आपको, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी कि ये जो मैंने इतनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। ये जो 3 मैंने यहाँ पर मेंशन किए, ये आप यूँ समझ लें कि क्वेश्चन सॉल्व करने का ये कीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस होल कॉन्सेप्ट। और यही अगर आप भूल गए, आप क्वेश्चन में बैठे रहेंगे और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ऑलराइट। तो अब तक हम तकरीबन जो बातें कर चुके हैं वो ये हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, इसलिए उसके ऊपर कांस्टेंट स्पीड का फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है ड्यू टू ग्रेविटी, ऊपर जाते हुए इट विल डीसेलरेट यूनिफॉर्मली, नीचे आते हुए इट विल एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। दैट्स वाई हम इसमें सुवैट इक्वेशंस यूज़ करने वाले हैं। फिर हमने बताया कि कैसे कम होता है, डीसेलरेट होता है ऊपर जाते हुए, और कैसे एक्सेलरेट होता है नीचे आते हुए। और पॉइंट ए और पॉइंट बी पर वेलोसिटीज सेम रहेंगी, वेदर मेन वेलोसिटी हो या उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स हो। और आखिरी बात हमने ये की कि कैसे टाइम, कौन कौन से टाइम हैं और वो इक्वल होंगे एक दूसरे के, और इसी अजम्पशन पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। अब हम बात पे आते हैं इसके बिल्कुल फाइनल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे। इस पर कितने कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखें, अब इसको एक तो तरीका पढ़ाने का ये होता है कि हम एक एक केस अलग करके पढ़ाएं। यूजुअली दैट्स नॉट माय स्टाइल। मैं क्या करता हूँ, मैं एक ही डायग्राम में इसके सारे केसेस कवर करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी हाउ। क्योंकि अगर आप एक ही डायग्राम में करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको प्रिंसिपल समझाने में आसानी हो जाती है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, आई एक्सप्लेन। देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपसे कहा कि ये एक ग्राउंड भी हो सकता है जिसके ऊपर ये बॉल लॉन्च हुई और फिर जाके इसने लैंड किया। लैंड करने के बाद क्या किया वो एक अलग कहानी। ठीक है, जैसे हमने इसको पिछली डायग्राम में थोड़ा सा ऊपर उठाया था, अभी भी हम इसको कोशिश करते हैं थोड़ा सा ऊपर उठाने। तो ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर ये बताया कि यार ये किसी क्लिफ पे एक्टिविटी हो रही है और ये बॉल यहाँ रुकी नहीं है, बल्कि ये बॉल यहाँ से चलती हुई नीचे जा रही है। अपने पाथ को ये
कंटिन्यू कर रही है, ऐसा भी हो सकता है, तो याद रखिएगा दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो मैं इसको बोल देता हूँ पॉइंट डी, ठीक है। सो दिस इज पॉइंट डी फॉर मी एंड गोज ऑन एंड ऑन। अब इसमें आपको नजर आएगा इस डायग्राम में देयर आर 4 केसेस विच कैन बी डिस्कस्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन। 4 तरह से आपके पास सवाल आ सकते हैं, चार तरह से। कैसे, देखिएगा। पहला केस ये हो सकता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता रहूँगा बार बार, ये इसको मैं बोलूँगा फर्स्ट केस, केस 1, ये जो आपके सामने ड्रॉ हुआ है, और इसको मैं बोलता हूँ एक्सटेंडेड पाथ, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है जैसे ग्राउंड यहाँ पे नहीं था, ये कोई छत पे आप लेट्स सपोज, जैसे मैं पहले एग्जांपल दे चुका हूँ, आप खेल रहे थे या किसी क्लिफ पे खेल रहे थे, बीच पे आए हुए हैं आप अपने कज़न के साथ खेलने, और ये कोई क्लिफ यहाँ पे लेट्स सपोज ख़त्म हो रही थी, इसको पूरा बना ही देते हैं समझने के लिए, ठीक है। और बॉल आपने ज़रूरत से ज़्यादा आगे फेंक दी, अब वो बॉल नीचे गिर रही है और नीचे शायद पानी की तरफ जा रही है, ठीक है, व्हाटएवर। तो इसको मैं बोलता हूँ एक्सटेंडेड पाथ, ठीक है। अब बच्चे समझते हैं शायद ये अलग अलग चीज़ है, ये वही प्रोजेक्टाइल मोशन है, सिर्फ उसके पार्ट्स हैं जो एग्जामिनर देता है। तो केस 1 एक्सटेंडेड पाथ, जिसके अंदर पूरा है। केस 2 हम डिस्कस करते हैं, केस 2 इज फुल प्रोजेक्टाइल मोशन या फुल प्रोजेक्टाइल पाथ। एक्सटेंडेड नहीं है लेकिन फुल है, और फुल कहाँ तक होता है, जो हमने पिछली डायग्राम में ड्रॉ किया था, यहाँ तक। ये हमारे पास फुल प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसको आप लाइन को एक्सटेंड करके वापस ले आए, ये एक आपके पास कंप्लीट आप कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। दिस इज बाय द वे पॉइंट बी, तो ये फुल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब आप यूज़ करते हैं केस 3, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। केस 3 में क्या होता है, केस 3 में हो सकता है फर्स्ट हाफ, क्या हो सकता है, फर्स्ट हाफ, दैट इज आवर केस 3, फर्स्ट हाफ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो फर्स्ट हाफ में आपको सिर्फ कितना दिखाया जाएगा, फर्स्ट हाफ में भाई आपको इतना दिखाया, कि हो सकता है कोई बच्चा घर में अपनी वॉल के सामने घर में फुटबॉल की प्रैक्टिस कर, ठीक है। अब फुटबॉल को हिट करता है, फुटबॉल जाती है और जाके वॉल को हिट करती है, वॉल को स्ट्राइक करके वापस आती है। सो मे बी ये उसका ट्रेजेक्टरी पाथ है, कोई वॉल है जिस वॉल को हिट करके फुटबॉल वापस आ रही है, मे बी ये साइड आपको दिखाएंगे, इवन बॉल भी ना दिखाए, बस ट्रेजेक्टरी पाथ दिखा दे, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। ये आपके पास फर्स्ट हाफ है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, सब कुछ एज इट इज़ वैसे ही हो रहा है जो हमने सारी डिस्कशन यहाँ पे की है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि अब आपको क्वेश्चन यहाँ तक दिखाया जा रहा है, दैट्स इट, बाकी नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो केस है, अब मैं आपके सामने वो ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले पेस्ट ही कर लेता हूँ, दैट इज आवर केस 4, एंड केस 4 इज सेकेंड हाफ। ये सेकेंड हाफ भी हो सकता है, सेकेंड हाफ एक्सटेंडेड भी हो सकता है, दैट्स परफेक्टली ओके, लेकिन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये शुरू यहाँ से होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए गायब हो जाती है और ये शुरू यहाँ से होता है। और यूजुअली यहाँ से देखें खुद ब खुद शुरू नहीं हो सकता, ये कोई टेबल है जिसके ऊपर से कोई बच्चा कोई गाड़ी जो है ना वो फ्लो करवा रहा है, या कोई ये एक्चुअल क्लिफ है जिसके ऊपर से खुदा न खास्ता कोई स्टंट मैन गाड़ी लेके जा रहा है और सीधी निकाल लेगा,
या कोई बंदा खड़ा हुआ किसी बॉल को या पत्थर को, अक्सर लोगों की आदत होती है टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाके पत्थर फेंकना, इट्स अ फन एक्टिविटी। सो पत्थर फेंक रहे हैं बिल्कुल सीधी स्ट्रेट वेलोसिटी में। अब ये अक्सर क्वेश्चन यूं ही शुरू होता है, और ये जो स्ट्रेट वेलोसिटी में चीज़ों को फेंकते हैं जो कि फिर इवेंचुअली अपने प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेजेक्ट्री जाती है, ठीक है, लाइक दिस। वो खुद सीधी फेंकते हैं लेकिन वो सीधी असल में ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच के नीचे प्रोजेक्टाइल मोशन कर लेती है, ठीक है। सो ये जो वेलोसिटी होती है दिस इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अक्सर बच्चे इसको मेन वेलोसिटी समझते हैं और एंगल ढूंढ रहे होते हैं, भाई इसमें और इसमें फ़र्क होगा। यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो सवाल ये प्रोड्यूस होता है कि भाई पर वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है। वेल इन दिस पर्टिकुलर केस जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये नोट कर लेंगे बात बहुत अच्छे से, यहाँ पर आपकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकंड होती है। और आप बिल्कुल ऐसे एज्यूम करते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर जैसे कि आप फ्री फॉल, नीचे कोई गिरती हुई चीज़ है उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऑब्वियसली जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको और अच्छे से पॉइंट समझ में आएगा, लेकिन ये जो मैंने बात बता दी है दैट्स इनफ कि ये जो उसने वेलोसिटी दी हुई है ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और जो ये वेलोसिटी है वर्टिकल वो 0 होती है। हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता चला जाएगा, कहाँ पेस्ट कर दिया मैंने, लेट्स सपोज यहाँ पहुँचेगा या यहाँ पहुँचेगा, तो इस ऑब्जेक्ट की जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट है ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी। और जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो एज इट इज़ उतनी ही रहेगी जितनी इनिशियल में एग्जामिनर ने हमें दी थी, वही वेलोसिटी, सेम वही वेलोसिटी, और आगे जाके भी ये वेलोसिटी सेम ही रहने वाली है। यानी कि वो जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो एज इट इज़ सेम ही रहेगा। हाँ, इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो इस पॉइंट पे जाके और बढ़ जाएगी, और फिर इस पॉइंट पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड और वट एवर सर्फेस इज डाउन बिलो, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे चली जाएगी, लेकिन इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो वही रहेगी, दैट विल रिमेन द सेम। सो ये आपके पास 4 केसेस हैं और इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन द पास्ट पेपर क्वेश्चन। डू वॉच पास्ट पेपर क्वेश्चन so you understand more precisely that what this whole concept is about. So see you in next video for the past paper. Until then, take care. Allah Hafiz. ਆਓ ਡੋਜਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖੀ ਧੱਫੇ ਵੱਜਦੇ, ਪਟੀਨ ਖਾਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਦੇਹਾਂ ਪਲੀਆਂ।